Power is the ability to influence other to do your work even if they don't want to do it. Hello and welcome to the Raising Curiosity with Arki. And today we will discuss the concept of power. First of all, this lecture will be useful for the students of political science, that is UGC NET students, PSIR, and other state examination, as well as assistant professor recruitment examination, CUET, PG, political science, and of course, post graduation and graduation political science students. So, let us start. Now, meaning of power. So, power is as important as money in the economy. That is, if money is important in the economy, similarly, power is that important in the political science. So you can write in this thing in your answers. Now, power is the most one of the most fundamental concept in political theories. Why it is most important? Because it is primarily concerns with who get what, when, and how. It also refers to the capacity and ability of an individual, group, or institution to influence, control, or direct the behavior of others, even against their will, as I have already discussed कि पावर एक कैपेबिलिटी या एबिलिटी है, कैपेसिटी और एबिलिटी है इंडिविजुअल की या ग्रुप की या एक इंस्टीट्यूशन की इन्फ्लुएंस, जो कि इन्फ्लुएंस करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है दूसरों के बिहेवियर को, इवन जब वो नहीं चाहे तब भी, उनके अगेंस्ट भी, उनके विल के अगेंस्ट भी. सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को हम देखते हैं. मैक्स वेबर कहते हैं कि पावर जो है एक प्रोबेबिलिटी है that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance. कि पावर एक प्रोबेबिलिटी है जिससे एक एक्टर जो है, एक एक्टर कह लो, पर्सन, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन, जो एक सोशल रिलेशनशिप में उसकी ऐसी पोजीशन है कि वो कैरी आउट कर सकता है अपनी विल को रेजिस्टेंस के बावजूद. तो ये मैक्स वेबर का मानना है. रॉबर्ट डाहल जो कहते हैं, पावर को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ए हैज़ द पावर ओवर बी टू द एक्सटेंट दैट ए कैन गेट बी टू डू समथिंग दैट वी वुड नॉट अदरवाइज डू. कि ए के पास पावर है बी के ऊपर उस एक्सटेंट तक कि वो जो ए है वो बी को कुछ काम करने के लिए बोल सकता है, जहाँ करवा सकता है, जबकि बी उसे करना नहीं चाहे तब भी, जो कि हमने ऊपर देखा वही इसका मतलब है. सिंपल भाषा में ये आप रेफर कर सकते हैं. उसके अलावा हराल्ड लॉसवेल भी बताते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ हाईलाइट्स द सेंट्रलिटी ऑफ पावर इन पॉलिटिकल लाइफ. एक जनरल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. माइकल फूको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा. ये कहते हैं पावर इज़ नॉट कंसनट्रेटेड ओनली इन स्टेट. ये कहते हैं कि पावर सिर्फ स्टेट के पास नहीं होती. इट इज़ डिफ्यूज्ड थ्रू आउट द सोसाइटी एंड ऑपरेट्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस, नॉलेज एंड सोशल प्रैक्टिसेस. ये कहते हैं कि पावर जो है वो डिफ्यूज्ड है थ्रू आउट द सोसाइटी में बटी हुई है. और वो ऑपरेट कैसे करती है? वो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए ऑपरेट करती हैं, संस्थाएं जिसे हम कहते हैं. वो नॉलेज यानी कि ज्ञान के माध्यम से डिफ्यूज वहाँ रहती है, और सोशल प्रैक्टिसेस के माध्यम से ऑपरेट करती है. अभी हम डेफिनेशन हमने देख लिया. अभी कुछ सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस देखते हैं पावर की. पावर जो है ये फाउंडेशन है पॉलिटिक्स का. पावर इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स. दैट पावर इज द कोर, इट इज़ द कोर पॉलिटिकल एक्टिविटी. जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस टाइम पे कौन पावर में है, यानी किसकी सरकार है, तो हम कहते हैं कि बीजेपी इज़ इन पावर, मोदी सरकार. सो उस हिसाब से भी पावर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है. वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू. In international relations, power can be defined as that you can influence the other country to agree on your terms
एंड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल यूएस जो अभी कर रहा है ईरान में, वो क्या कर रहा है, वो यही तो कर रहा है, पावर एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन ईरान कि आप अगर ज्योग्राफी देखेंगे, उसका मैप देखेंगे, वो एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, वो एक किले की तरह है। उसके नॉर्थ साइड में आप देखेंगे माउंटेन्स हैं, उसको पार करना मुश्किल है। उसके जो साउथ वाली साइड में पर्शियन गल्फ है और समुद्र भी लगता है, अरेबियन सी है। तो वहाँ पे कब्जा करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इस हिसाब से वो, चलो हम कहीं और निकल गए, हम पावर पे आते हैं। सो सेकंड इज़ मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। पावर क्या करता है, मेंटेन करता है स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। ये कहते हैं कि स्टेट यूजेस लेजिटिमेट पावर टू एनफोर्स लॉ, मेंटेन पीस एंड प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम डिसऑर्डर से बचाता है स्टेट अपनी लेजिटिमेट पावर के जरिए। उसके बाद बोलता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है पावर। कैसे करता है इसको देखते हैं। पॉलिटिकल पावर डिटरमाइंस हु मेक्स लॉ, ये वो बताता है, हु मेक्स लॉ, फॉर्मुलेट पॉलिसीज, हु मेक्स लॉ, फॉर्मुलेट पॉलिसी, ये गलत हो गया, इसको देख लें नंबरिंग को। हु मेक्स लॉज, फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड एलोकेट पब्लिक रिसोर्सेज। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पावर नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करता है। ये पावर हेल्प करता है रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स इंस्टीट्यूशन थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल मैकेनिज्म। लीगल और पॉलिटिकल मैकेनिज्म के माध्यम से इंडिविजुअल ग्रुप और इंस्टीट्यूशन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं उनको रिजोल्व करने में हेल्प करता है। सोशल चेंज की बात ये करता है। पावर कैन बी यूज टू ब्रिंग रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स यूज पावर टू प्रमोट इक्वालिटी, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। जो सरकार पावर में है, जिसकी सरकार पावर में है, वो यूज़ कर सकती है पावर को, फोर्स को, नॉट फोर्स को, पावर को, टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, सोशल जस्टिस को, इक्वालिटी, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो ये भी एक पावर का महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। इफेक्टिव पावर जो है पॉलिटिकल पावर, वो सेफगार्ड करती है फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। तो प्रोटेक्ट करता है, पावर प्रोटेक्ट करती है राइट्स को। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये इम्पोर्टेंट है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इसमें आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं कि स्टेट जो इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल अफेयर्स को अपनी मिलिट्री के ज़रिए, अपनी इकोनॉमी के ज़रिए जैसे चाइना, डिप्लोमेसी के जरिए जैसे इंडिया, सॉफ्ट पावर के जरिए, सॉफ्ट पावर जैसे कि सॉफ्ट पावर कैन बी आल्सो सेड दैट people to people ties or something we can say that is related to डिप्लोमेसी कूटनीति इसको बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट यूज़ करती है पॉलिटिकल पावर को टू रेगुलेट मार्केट्स, कलेक्ट टैक्सेस एंड इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज। सो ये चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ पावर, ये मैंने डाल दिया, आप देख लेना, आसान है ये भी। करेक्टरिस्टिक जो पावर की है वो क्या है, ये रिलेशनल है, पीपल और ग्रुप के बीच एग्जिस्ट करती है, डायनेमिक है और चेंज करती है समय के हिसाब से। पहले पावर का कुछ और मतलब हो सकता था, अब कुछ और हो सकता है। अभी ये पॉलिटिकल स्फेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इवन इंडिविजुअल के स्तर पे भी पावर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें, वहाँ भी एक जो हायर अथॉरिटीज़ उसके पास पावर होती है, तो उस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। ये लेजिटिमेट हो सकती है, इलेजिटिमेट भी हो सकती है पावर, ये भी हम आगे देखेंगे। इट में इन्वॉल्व कॉर्जन, परसुएशन, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की जा सकती हैं पावर में, कॉर्जन, परसुएशन, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। पावर एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो ये अगर क्वेश्चन की तरह आता है तो आप इसे इन्फ्लुएंस, इसकी मीनिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और करेक्टरिस्टिक दे के कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैं करवा रहा हूँ इसको। तो पावर कहते हैं कि पावर इज़ एन एसेंस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये एसेंस है पॉलिटिकल लाइफ में। इट शेप्स, क्या शेप करती है, गवर्नेंस शेप करती है, लॉ, पब्लिक पॉलिसी, सोशल रिलेशंस को ये शेप करती है। मॉडर्न पॉलिटिकल थेरी, जो मॉडर्न पॉलिटिकल थेरी है वो व्यू करती है पावर नॉट मेयरली एज कॉर्जन बट आल्सो एज इन्फ्लुएंस, लेजिटिमेसी, कंसेंट एंड नॉलेज, making it a multi-dimensional concept essential for understanding both state and society.
ये स्टेट और सोसाइटी को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल है। तो इस प्रकार से आप कंक्लूड कर सकते हैं, अपनी कुछ और करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अभी हम पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में फ़र्क जानेंगे और उनका रिलेशनशिप देखेंगे। सो पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी आर क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी। ये पॉलिटिकल थ्योरी में क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट है। टुगेदर दे एक्सप्लेन हाउ पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन। ये टुगेदर इकट्ठे ये बताते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। वाई सिटीजन्स ओबे गवर्नमेंट एंड व्हाट मेक्स पॉलिटिकल रूल स्टेबल एंड एक्सेप्टेबल। कि क्यों सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट को ओबे करते हैं, उनका पालन करते हैं गवर्नमेंट का, और पॉलिटिकल रूल को स्टेबल और एक्सेप्टेबल ही कैसे बनता है, क्यों बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। So first of all, power का meaning, as we have already discussed, I am not going this through. I am just given this because it is in the form of a question and answer. In the form of answer, you can refer this. We have already studied these things. So second, we jump to the second thing, that is authority meaning. Authority का क्या मतलब? Authority is legitimate power. Authority क्या है? Legitimate power है. The recognized and accepted right to कमांड एंड टू बी ओबेड। दैट इज कि ये रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेबल राइट है किसका? राइट टू कमांड एंड राइट टू बी ओबेड। पीपल करते हैं ओबे, क्या करते हैं ओबे? अथॉरिटी को वॉलंटरली, वो अपनी स्वेच्छा से अथॉरिटीज को ओबे करते हैं। बिकॉज, क्यों करते हैं? बिकॉज दे बिलीव इट इज़ लॉफुल एंड मॉरली जस्टिफाइड। वो लॉफुल है और मॉरली जस्टिफाइड है, इसलिए वो करते हैं। डिफाइन डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आप मैक्स वेबर की जो फेमस डेफिनेशन वो लिख सकते हैं कि अथॉरिटी इज़ द लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सेप्टेड बाय दोज हु आर गवर्नड। गवर्नड मीन सिटीजन्स, कि जो जिन पे वो गवर्न की जा रही है वो पावर, वो उसको मानते हैं लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पावर। सो ये डेफिनेशन अथॉरिटी की आप लिख सकते हैं। नाउ मैक्स वेबर देते हैं टाइप ऑफ अथॉरिटी, 3 टाइप की अथॉरिटी की बात करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, सेकंड इज करिज्मेटिक, थर्ड इज लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये इसकी बात करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है वो जो ड्राइव की जाती है, किसके बेसिस पे ड्राइव की जाती है? कस्टम एंड ट्रेडिशन के बेसिस पे ड्राइव की जाती है। इसके एग्जांपल में आप एंशिएंट टाइम या मेडिवल टाइम में आप देखते थे किंग्स जो होते थे वो डिवाइन बोलते थे कि डिवाइन हमें हमारे पास डिवाइन अथॉरिटी है, हमें इसी तरह गॉड ने भेजा है तुम पे रूल करने के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए। तो किंग्स इसमें आ जाएंगे और ट्राइबल चीफ्स इसमें एग्जांपल के तौर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी की बात करें तो क्रिज्मेटिक एज क्रिज्मा, एज तुम्हें पता चल जाएगा कि क्रिज्मा से क्रिज्मेटिक बना है। क्रिज्मा मीन एक पर्सन की अथॉरिटी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ कुछ लीडर में होती हैं जिसके बेस पे ये हम कर सकते हैं। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल जीसस क्राइस्ट की एग्जांपल भी लिख सकते हैं। उनके पास भी एक अथॉरिटी, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी का एग्जांपल वहाँ भी आ सकता है। महात्मा गांधी तो है ही हैं इसमें, एज वेल एज नेल्सन मंडेला इसमें एक बढ़िया टीचर जो एग्जांपल के तौर पे आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं। लीगल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लीगल इज रिलेटेड टू लॉ। सो इसका बेसिस क्या हो जाएगा? लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। कि दैट यू कैन आल्सो डिफाइन इट लाइक दैट अथॉरिटी, और वी कैन से दैट लीगल रैशनल अथॉरिटी इज द अथॉरिटी which is based on the laws and constitutional rules. सो इसके एग्जांपल में आप जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो जजेस, सिविल सर्वेंट्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सभी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैक्स वेबर की टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हो गई। लेजिटिमेसी की बात करते हैं। लेजिटिमेसी मीन करती है, इसका मतलब है कि लेजिटिमेसी बिलीव करती है कि गवर्नमेंट, दैट द गवर्नमेंट और द रूलर हैज़ द राइटफुल अथॉरिटी टू गवर्न। कि जो गवर्नमेंट है और जो रूलर है उसके पास राइटफुल अथॉरिटी है गवर्न करने की। ये प्रोवाइड करती है मॉरल और लीगल जस्टिफिकेशन फॉर पॉलिटिकल पावर। मॉरल और लीगल जस्टिफिकेशन देती है ये पॉलिटिकल पावर के लिए। डेफिनेशन की बात करें तो सिमोर मार्टिन लिप्सेट की डेफिनेशन आपसे लिख सकते हैं। ये कहते हैं कि लेजिटिमेसी एक कैपेसिटी है पॉलिटिकल सिस्टम की जनरेट और मेंटेन दैट द बिलीफ दैट इट
इंस्टीट्यूशंस आर अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम को जनरेट और मेंटेन करने की वो किसके बिलीफ पे कि जो उसके इंस्टीट्यूशन हैं वो अप्रोप्रिएट हैं और प्रॉपर हैं। बेंथम, डेविड बेंथम की बात करें तो ये भी बोलते हैं कि पावर इज लेजिटिमेट व्हेन इट कॉन्फ्रंट टू एस्टैब्लिश रूल्स, दोज रूल्स आर जस्टिफाइड एंड देयर इज एविडेंस ऑफ कंसेंट, जहाँ की वो जो कि रूल बना है वो जस्टिफाइड हो और वहाँ पे एविडेंस हो कंसेंट के लिए। सोर्स की बात करें लेजिटिमेसी की तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ होता है इसका, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इसका लेजिटिमेसी का सोर्स है, पब्लिक कंसेंट होना ज़रूरी है, ट्रेडिशंस इसमें परफॉर्म करते हैं मेजर रोल, और परफॉर्मेंस एंड गुड गवर्नेंस इसमें भी वो भी एक रोल प्ले करते हैं। आइडियोलॉजी और रिलीजन, आइडियोलॉजी और रिलीजन भी इसमें सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी में आप लिख सकते हैं। नाउ रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में आप क्या लिख सकते हैं, दीज थ्री कंसेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड बट डिस्टिंक्ट। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम एस्पेक्ट देखेंगे, पावर एस्पेक्ट में हम मीनिंग, बेसिस, ओबिडेंस और स्टेबिलिटी को हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग की बात करते हैं। सो पावर का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, जबकि अथॉरिटी का मीनिंग होता है राइट टू एक्सरसाइज पावर, कि पावर को एक्सरसाइज करने का अधिकार, और लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ दैट राइट, जो राइट अथॉरिटी जो मतलब अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने को ही हम लेजिटिमेसी कहेंगे, दैट इज राइट, पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ दैट राइट। बेसिस इसकी करें तो पावर में इन्फ्लुएंस हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकते हैं और फोर्स भी हो सकती है, माइंड यू फोर्स भी इसमें आएगी। अथॉरिटी की बात करें तो लीगल एंड मोरल रिकॉग्निशन इसमें आएगा, मोरल और लीगल रिकॉग्निशन। वेयर एज लेजिटिमेसी की बात करें तो कंसेंट और बिलीफ के बेस पे ये होगी, इंपॉर्टेंट टू मार्क। ओबिडेंस की बात करें तो फोर्स, जो पावर है ये फोर्स एज मे बी फोर्स, पावर फोर्स के वजह भी हो सकती है। अथॉरिटी मोस्टली वॉलेंटरी होती है, और लेजिटिमेसी की बात करें ये ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस के बेस पे होगी। और स्टेबिलिटी की बात करें, पावर टेम्पररी हो मान सकते हैं हम कि टेम्पररी हो सकती है पावर, पावर कैन बी टेम्पररी, बट अथॉरिटी इज मोर स्टेबल, authority is more stable, whereas legitimacy creates long term stability. That is why we said, why is it legitimate, are you legitimate? So government is legitimate to create, government create that legitimacy authority. So they, government is legitimate because they create long term stability in the society. So that you can write in such manner. You can also explain relationship, but I think we have already discussed. You can go through these things, I am not discussing this. So conclude, you can write that power, authority and legitimacy are pillars of political order. Power enables government to act, authority gives them to recognize right to command, and legitimacy secures public acceptance. A political system that combines all three is more stable, effective, and democratic. More stable, effective, and democratic. Whereas one that relies only on coercive power often is fragile and prone to conflict. Very important, and prone to conflict. So you can write in such a manner. Next thing, that is different forms of powers or different types of power. In this we will discuss political power, economic power and ideological power. So first of all, power exists in different forms, we already know. ऑपरेट करती है वेरियस इंस्टीट्यूशन सोसाइटी पे करते हैं। पॉलिटिकल जो थेरिस्ट हैं उन्होंने कॉमनली क्लासीफाई किया है पावर को, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर और आइडियोलॉजिकल पावर। सो हम इनके बारे में जानेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर, आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड पॉलिटिकल पावर इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। कुछ आइडिया तो होगा ही, सो समझते हैं, चलो समझते हैं। सो पॉलिटिकल पावर इज द एबिलिटी ऑफ द स्टेबल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू मेक एंड एनफोर्स लॉ, फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसीज एंड मेंटेन ऑर्डर। सो कहता है कि जो एबिलिटी होती है स्टेट की और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की कानून बनाने, टू मेक एंड एनफोर्स लॉज,
फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसीज एंड मेंटेन ऑर्डर, उसको ही पॉलिटिकल पावर कहा जाता है, कि वो कानून बनाते हैं, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं पब्लिक और मेंटेन करते हैं ऑर्डर को, न्याय व्यवस्था को मेंटेन करके रखते हैं। इट इज़ एक्सरसाइज्ड थ्रू इंस्टीट्यूशंस सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, पुलिस, मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। सो ये सब के माध्यम से वो इसको एक्सरसाइज करते हैं। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सो इसमें होता है कि ये किसके बेस पे होती है, लीगल अथॉरिटी के बेस पे होती है, स्टेट सोवरेनिटी के बेस पे होती है। और इसमें वो कॉर्जन का यूज़ भी कर सकते हैं जब उनको नेसेसरी लगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किया जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, उन्होंने किया कि जब उनको लगा कि जो भीड़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें कुछ सोशल अनसोशल एलिमेंट हो सकते हैं, जो नॉन सोशल, जो असामाजिक तत्व आ चुके हैं, वो उनको यूज़ करनी पड़ी, पर उसका जो नतीजा सही नहीं निकला, कुछ मासूम बच्चों को भी चोट लगी। खैर, इंश्योर करते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनको कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। एलोकेट पब्लिक रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। प्रोटेस्ट राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, वो प्रोटेक्ट करते हैं, सॉरी आई से प्रोटेक्ट करते हैं वो राइट्स को और नेशनल सिक्योरिटी को। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पार्लियामेंट करती है पास करती है लॉ को, कानून को। कोर्ट्स करती हैं इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन को। पुलिस एनफोर्स करती है क्रिमिनल लॉज को। और एजुकेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है इलेक्शंस को, सॉरी। इसमें कुछ थिंकर्स हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं। थॉमस होब्स कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज एसेंशियल टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट अनार्की। पीस को मेंटेन करने के लिए और अनार्की को बचाने के लिए, अनार्की से स्टेट को बचाने के लिए पॉलिटिकल पावर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। मैक्स वेबर कहते हैं स्टेट पोजेसेस द लेजिटिमेट मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। ये तो स्टेट को इतनी पावर देते हैं कि कहते हैं कि स्टेट के पास लेजिटिमेट मोनोपोली है कि वो यूज कर सकती है फोर्स का, ये तक बोल देते हैं मैक्स वेबर। रॉबर्ट डाहल कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज रिफ्लेक्टेड इन द डिसीजन मेकिंग, और ये रॉबर्ट डाहल डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पावर है वो है इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर की बात करें तो इकोनॉमिक पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज वेल्थ, कैपिटल, लैंड, इंडस्ट्रीज, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। कौन सी चीज़ें आती हैं कि ये एक एबिलिटी है कंट्रोल करने की इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, सच एज वेल्थ, कैपिटल, लैंड, इंडस्ट्रीज, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। दोज हु कंट्रोल दीज रिसोर्सेज, जो ये रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस एंड सोशल रिलेशंस को। ये आप अपने करंटली सिनेरियो में देखें तो ये कहीं ना कहीं किसी हद तक सच कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल BSNL ने जो बिल था वो नहीं दिया रिलायंस कंपनी को, कहते हैं कि काफ़ी करोड़ का जो बिल था वो भूल गए देना। तो इसको हम मान सकते हैं कि जो इकोनॉमिक पावर है वो इन्फ्लुएंस तो कर रही है पॉलिटिकल डिसीजन को। Just read between the lines. You need to understand the current situation of the country or the world around you to understand the political science. Characteristics based on the ownership of resources. ये ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के बेस पे की जाती है। ये इन्फ्लुएंस करती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, बिल्कुल करेंगी। डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, बिल्कुल करेगी। सोशल इनइक्वालिटीज़ को क्रिएट करती है, रिच एंड पुअर के बीच में डिवाइड करती है। मिडिल क्लास एक इसमें ऊपर क्या आती है, मिडिल क्लास। मोस्ट यूज्ड अब्यूज्ड टर्म इन आवर एजेस, दैट इज मिडिल क्लास। एग्जाम्पल्स लार्ज कॉर्पोरेशन इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आप किसी की ना लिखें तो बढ़िया यही लिखते हैं कि लार्ज जो कॉर्पोरेट है वो इन्फ्लुएंस करती हैं पब्लिक पॉलिसी का, इनफ हो जाएगा। बैंक इन्फेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट सिस्टम को, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद बिजनेसेस ग्रुप हैं वो लॉबिंग करती हैं गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करती हैं अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए। MNC जो है मल्टीनेशनल कंपनी है वो शेप करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। इसमें थिंकर्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक पावर इज़ द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। जहाँ इकोनॉमिक
पावर की बात आएगी और इकोनॉमी की बात आएगी, कार्ल मार्क्स सबसे पहले आप लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक पावर ही फाउंडेशन है पॉलिटिकल पावर की। ये कहते हैं कि रूलिंग पावर कंट्रोल करती है मीनो प्रोडक्शंस एंड डोमिनेट करती है सोसाइटी को, कि जो रूलिंग क्लास है उनके पास ही मीनो प्रोडक्शन का कंट्रोल है और वो सोसाइटी को डोमिनेट कर रही हैं, ये इनका मानना है। फ्रेडरिक एंजल जो हैं ये कहते हैं इकोनॉमिक बेस डिटरमाइन करता है पॉलिटिकल एंड लीगल सुपर स्ट्रक्चर को। इन दोनों ने ही बुक लिखी थी जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसमें ये बोलते हैं कि जो किसी भी सोसाइटी का जो बेस होता है वो इकोनॉमिक होता है। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक बेस होता है और इसके ऊपर जो इसको ये कहते हैं कि ये बेस है और इसके ऊपर ही जो है वो सुपर स्ट्रक्चर बनता है, सुपर स्ट्रक्चर बनता है। और बेस तो इन्होंने इकोनॉमी का बोल दिया, सुपर स्ट्रक्चर में जो बोल देते हैं कि जो भी सब चीज़ें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इकोनॉमी को ये ज़्यादा बेस मानते हैं, ज़्यादा फाउंडेशन, एक तरह से फाउंडेशन हम इसे कह सकते हैं, फाउंडेशन ये मानते हैं कि ये फाउंडेशन है। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो प्रमोट करती है प्रोस्पेरिटी को बट रिक्वायर करती है अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन सपोर्ट। एडम स्मिथ जो थे यही कहते थे कि इन्होंने ही वो दिया था कि मार्केट को फ्री कर देना चाहिए, जो हम बोलते हैं कि इनविजिबल हैंड की बात करते हैं, इनविजिबल मार्केट, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। वो क्या होता है इनविजिबल हैंड? दैट इज अ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमको प्राइजेस को, सप्लाई के हिसाब से हमको प्राइजेस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, खुद ही वो डिटरमाइन अपने आप से कर देंगे, प्राइस जो है वो डिटरमाइन खुद ब खुद कर जाएगा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, ना कि हम उसको करें। यही वो कहते थे कि इनविजिबल हैंड है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो प्रमोट करती है प्रोस्पेरिटी को, बट वो उसको इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट्स भी चाहिए, वो उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए। जैसे कि इस जो बार जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था, जो उसका इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी गई थी। उसमें वो कहते हैं कि ये जो इंडियन इकोनॉमी है ये एक गुलदस्ते की तरह है जिसको दो हाथों ने थामा हुआ है। एक हाथ उसमें भारत सरकार का हाथ है और दूसरा हाथ है वो जो इनविजिबल हैंड है, वो एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड है। वो किसका हैंड है? एडम स्मिथ के द्वारा जो दिया गया था, इनविजिबल हैंड ऑफ इकोनॉमी, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। सो ये उन्होंने लिखा था, वेरी ब्यूटीफुल लाइन, यू कैन मेंशन इन योर आंसर। आइडियोलॉजिकल पावर की बात करते हैं, थर्ड टाइप ऑफ पावर। ये कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल पावर इज द एबिलिटी टू शेप पॉलिटिकल पीपल्स बिलीफ, वैल्यूज, ओपिनियन, कल्चर, परसेप्शन विदाउट यूजिंग डायरेक्ट फोर्स। कि आइडियोलॉजिकल पावर एक एबिलिटी है लोगों के बिलीफ्स को, वैल्यूज को, ओपिनियन को, कल्चर को और परसेप्शंस को शेप करने की, विदाउट यूजिंग डायरेक्ट फोर्स, डायरेक्ट फोर्स को यूज किए बिना। ये काम कैसे करती है? ये एजुकेशन, रिलीजन, मीडिया, कल्चर, लिटरेचर, सोशल इंस्टीट्यूशन के जरिए काम करती है। फॉर एग्जांपल मीडिया, हम कहते हैं कि जो अभी जो एक प्रेस रिपोर्ट, इंडिपेंडेंस फ्रीडम ऑफ प्रेस रिपोर्ट रिलीज होती है और इंडेक्स रिलीज होता है, वो उसमें कहते हैं कि इंडिया की जो स्थिति है मीडिया की वो बहुत नीचे है, इवन 150 से भी ज़्यादा नीचे है इंडिया का रैंक। सो उसमें पता चलता है कि जो मीडिया है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। सो ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है भाई, ये मेरे को मत समझना, ये रिपोर्ट कह रही है, देख लेना गूगल करके, फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया रैंक देख लेना, उसमें पता चल जाएगा तुमको। तो ये सब इंस्टीट्यूशन के जरिए वो आइडियोलॉजिकल पावर को शेप कर सकते हैं, लोगों की बिलीफ्स, वैल्यूज़ और ओपिनियंस को। करेक्टर्स की बात करें, इन्फ्लुएंस के, लोगों के, पीपल, पब्लिक के इन्फ्लुएंस करते हैं ओपिनियन को, क्रिएट करते हैं कंसेंट रादर देन कोर्जन, कंसेंट को क्रिएट करते हैं, कोर्जन को नहीं करते। शेप करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को शेप करते हैं। कैन स्ट्रेंथन और चैलेंज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स को चैलेंज और स्ट्रेंथन भी करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, न्यूज़ मीडिया इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शंस को, ओबियसली करता है, जो वो न्यूज़ दिखाएंगे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को अच्छा दिखाएंगे, सभी को कुछ ना कुछ तरीके से दिखाएंगे, तो उस हिसाब से वो कुछ अपना व्यूज़ रखेंगे, लोगों के ओपिनियन को शेप करेंगे, तो वो ओपिनियन बनेंगे, तो वो उस हिसाब से वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रमोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। रिलीजन इंस्टीट्यूशन मोरल वैल्यूज, बिलीव्स को शेप करते हैं।
सोशल मीडिया पॉलिटिकल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इनमें आप एक दो एग्जांपल याद रखेंगे तो बात बन जाएगी आपकी। थिंकर्स की बात करते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। एंटोनियो ग्रामशी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट दैट इज कल्चरल हेजेमनी। ये कहते हैं कि रूलिंग क्लास मेंटेन करती है पावर थ्रू कंसेंट रादर देन फोर्स, कि जो रूलिंग क्लास है वो कंसेंट के जरिए पावर में रहती है, ना कि फोर्स के जरिए। लुई एंथुएसर कहते हैं स्कूल्स, मीडिया, रिलीजन फंक्शन एज आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेचस, जो प्रोड्यूस करते हैं डोमिनेंट आइडियोलॉजी। ये इसकी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। माइकल फूको कहते हैं नॉलेज एंड डिस्कोर्स आर पावरफुल टूल्स दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रियलिटी। ये कहते हैं कि जो नॉलेज और डिस्कोर्सेस हैं वो एक पावरफुल टूल्स हैं जो शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर और सोशल रियलिटी को। तो ये आप आइडियाज में लिख सकते हैं आइडियोलॉजिकल पावर के आइडिया में। सो इनके रिलेशनशिप की बात करें तो एक तरह से कंपैरिजन देख लेते हैं इनका, हाउ यू कैन कंपेयर दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर में क्या है, कंट्रोल करते हैं लॉज एंड गवर्नेंस को। वेयर एज इकोनॉमिक पावर की बात करें तो ये वेल्थ और रिसोर्सेज को करते हैं कंट्रोल। आइडियोलॉजी में ये बिलीफ्स और आइडियाज़ को कंट्रोल करते हैं लोगों के। पावर की बात करें, पॉलिटिकल पावर में एक्सरसाइज की जाती है स्टेट द्वारा। इकोनॉमिक पावर एक्सरसाइज की जाती है बिजनेसेस एंड ओनरशिप ऑफ द कैपिटल द्वारा, दैट इज मीन ऑफ प्रोडक्शन जिनके पास है। आइडियोलॉजिकल पावर ये एक्सरसाइज की जाती है थ्रू मीडिया, एजुकेशन, रिलीजन और कल्चर द्वारा। पॉलिटिकल पावर की बात करें ये यूज करती हैं लीगल अथॉरिटी और कोर्जन को। इकोनॉमिक पावर की बात करें तो ये इकोनॉमिक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस और ओनरशिप को इन यूज करती हैं। आइडियोलॉजिकल पावर की बात करें ये परसुएशन, वैल्यूज और कल्चरल इन्फ्लुएंस को यूज करती हैं। पॉलिटिकल पावर की बात करें ये मेंटेन करती हैं पॉलिटिकल ऑर्डर को। इकोनॉमिक पावर की बात करें तो ये डिटरमाइन करती हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वेयरएज आइडियोलॉजिकल पावर की बात करें तो ये ग्रेटर पब्लिक कंसेंट और लेजिटिमेसी को की बात करती है, उनको ये जनरेट करती हैं। So in order to conclude, you can write this statement that political, economic and ideological power are the three major dimensions of power in society. Political power जो है वो गवर्न करती है लॉ और अथॉरिटी को, इकोनॉमिक पावर गवर्न करती है मटेरियल रिसोर्सेज और प्रोडक्शन को, वाइल आइडियोलॉजिकल जो पावर है वो शेप करती है। यानी कि उनकी डेफिनेशन को एक एक लाइन में आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। So the modern political theorists argue that no form of power function in isolation. Together they influence governance, social reforms and stability of the political system. तो ये इसको आप मेंशन कर सकते हैं। Next thing that we are going to discuss is the different prospect of power. इसमें हम थ्योरी सबकी देखेंगे, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ पावर को जानेंगे। दैट इज क्लास प्रोस्पेक्टिव, एलीट प्रोस्पेक्टिव, ग्रुप और द प्लूरलिस्ट प्रोस्पेक्टिव, जेंडर प्रोस्पेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू एंड द पोस्ट मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव। सो एक एक करके सभी को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं। ये कहते हैं, इसको हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर भी कह सकते हैं। इनका मीनिंग जो है वो कहते हैं कि द क्लास पर्सपेक्टिव आर्ग्यू करते हैं कि पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास। जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है उनके हाथ में कंसंट्रेट होती है पावर। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्राइमरीली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो किसके सर्व करते हैं इंटरेस्ट, वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। इसमें जो मेन थिंकर वो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच एंजल्स, एंटोनियो ग्रामशी, लुई एल्थ्यूसर जो है इसमें आ जाते हैं। मेन इनका जो आर्गुमेंट है उसकी बात करते हैं। ये कहते हैं कि रूलिंग क्लास कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो रूलिंग क्लास है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ये इनका मेन आर्गुमेंट है। दूसरा ये कहते हैं इकोनॉमिक पावर डिटरमाइन करती है पॉलिटिकल पावर को। जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगी वो इन्फ्लुएंस करेगा और वो डिटरमाइन करेगा एक तरीके से पॉलिटिकल पावर को। थर्ड ये कहते हैं द स्टेट फंक्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बुर्जुआ, कि स्टेट जो है वो फंक्शन करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बुर्जुआ के रूप में फंक्शन करता है। बुर्जुआ मीन्स वो कैपिटलिस्ट जो क्लास है उनके ही तरह, उनके ही फंक्शन, उनके इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इनका मानना था।
फोर्थ वो कहते हैं कि लॉज एंड पॉलिसीज ऑफन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। और जो कानून और जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो भी इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो कैपिटलिस्ट जो क्लास है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। ये क्लास पर्सपेक्टिव और द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर वालों का मानना है। इनके आप लिख सकते हैं, मार्क्स लिख सकते हैं आप। ग्रामशी का कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ग्रामशी ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो कल्चरल हेजीमनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ये कहते हैं द रूलिंग क्लास मेंटेन पावर नॉट ओनली थ्रू फोर्स बट आल्सो बाय शेपिंग पीपल्स बिलीफ एंड वैल्यूज। पीपल के जो बिलीव्स और वैल्यूज को शेप करके भी वो पावर में रूलिंग क्लास आ सकती है, ना कि सिर्फ फोर्स से। एल्थ्यूसर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन, ये एक्सप्लेन करते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेचेस को करते हैं, जैसे कि स्कूल, मीडिया, रिलीजन, फैमिली, जो कि प्रोड्यूस करते हैं रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी जो प्रोड्यूस करते हैं, ये इनको एक्सप्लेन करते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेचेस है वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है एक रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को, कि जो रूलिंग क्लास है वो जो अपनी आइडियोलॉजी है वो अपनी कैसे वो बता रहे हैं, किस जरिए से बता रहे हैं, वो आइडियोलॉजिकल स्टेट प्रीचेस के जरिए, जैसे स्कूल, मीडिया, रिलीजन और फैमिली के जरिए वो उसको बता रहे हैं, ये वो बताते हैं। इसके क्रिटिसिज्म में कुछ कहते हैं जैसे कि ये अंडर एस्टिमेट करता है डेमोक्रेसी को, ये इकोनॉमिक पावर को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देता है और डेमोक्रेसी को अंडर एस्टिमेट करता है डेमोक्रेसी को और पॉलिटिकल कंपटीशन को, और ये इग्नोर कर देता है रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन को और सोशल मूवमेंट के रोल को इग्नोर कर देता है। उसके बाद हमारे पास एलीट थ्योरी ऑफ पावर आ जाती है। एलीट थ्योरी ये आर्ग्यू करते हैं कि एवरी सोसाइटी इज रूल्ड बाय द स्मॉल माइनॉरिटी दैट इज एलीट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पॉलिटिकल सिस्टम इज डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन। कि चाहे पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, चाहे वो तानाशाह है, चाहे वो लोकतंत्र है, चाहे तानाशाह है, उसको फर्क नहीं पड़ता, पर जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और जो रूल करते हैं सोसाइटी को वो स्मॉल माइनॉरिटी के ग्रुप लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, एलीट होते हैं। इनके जो मेन थिंकर हैं इनमें वेलफ्रेडो पेरेतो आते हैं, गैतानो मोस्का इसमें आते हैं, रॉबर्ट मिचल्स इसमें आते हैं, सी राइट मिल्स जो है वो भी इसमें आते हैं। इनका जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो कहते हैं कि माइनॉरिटी ऑलवेज गवर्न द मेजोरिटी, कि माइनॉरिटी जो है वो मेजोरिटी को गवर्न करती हैं हमेशा। ये मानते हैं कि एलीट पोजेसेस सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, कि इनके पास ये सब चीज़ें होती हैं। ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी डू नॉट एलिमिनेट एलीट डोमिनेंस। ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी भी एलीट जो डोमिनेंस है उसको एलिमिनेट नहीं कर पाई। जो इनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पेरेतो कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ये बात करते हैं कि कुछ एलीट्स जाएंगे तो नए एलीट्स आ जाएंगे, तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स होती रहेगी। मोस्का रूलिंग क्लास की बात करते हैं कि रूलिंग क्लास जो है वो एलीट्स के द्वारा चलती हैं। रॉबर्ट मिचल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करते हैं कि ओलिगार्की की कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके पास ही वो है, उन्होंने ही अपना दबदबा जो है अपने रूल पे बनाया हुआ है, उनका ही कानून चलता है, उनका ही रूल चलता है। राइट मिल्स कहते हैं पावर एलीट दैट इज, ये बात करते हैं पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एलीट ज्वाइंटली डोमिनेट सोसाइटी की। जो पॉलिटिकली, मिलिट्री और इकोनॉमिक एलीट्स हैं ये ज्वाइंटली जो है वो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी पे, ये इनका मानना है। इनके कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन दैट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन को इग्नोर करते हैं, ये सिर्फ एलीट की बात ही करते हैं और जो बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि ओवरलुक करते हैं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को ये ओवरलुक करते हैं कि ये मानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जबकि अकाउंटेबिलिटी होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप प्रोस्पेक्टिव और द प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ पावर। प्लूरलिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि पावर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कंपीटिंग ग्रुप्स एंड नो सिंगल ग्रुप परमानेंट डोमिनेट पॉलिटिक्स, कि ये एक तरह से कंपटीशन चल रहा है पावर का कंपीटिंग ग्रुप से, और एक सिंगल ग्रुप के पास वो डोमिनेंट पावर नहीं है। जो इनके मेन थिंकर्स हैं वो ऑर्थर बेंटली, डेविड ट्रूमैन और रॉबर्ट डाहल इसमें आ जाते हैं। इनका जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो कहते हैं कि सोसाइटी कंसिस्ट करती है नंबरस इंटरेस्ट ग्रुप से कंसिस्ट बनती है सोसाइटी। गवर्नमेंट एक्ट करती है एज ए मीडिएटर, गवर्नमेंट क्या करती है, मीडिएटर के रूप में एक्ट करती है अमंग द कंपीटिंग
कंपीटिंग इंटरेस्ट के बीच में वो एक मीडिएटर का काम करती है। नेक्स्ट, पब्लिक पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है बार्गेनिंग और कॉम्प्रोमाइज़। बोलते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो बार्गेनिंग और कॉम्प्रोमाइज़ को रिफ्लेक्ट करती है। डाहल के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस करते हैं पोलियार्की को ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि वेयर मैनी सेंटर्स ऑफ द पावर एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ वन रूलिंग एलीट, कि जो पावर के सेंटर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पोलियार्की मीन मैनी सेंटर हैं, एक नहीं है वो, ये रॉबर्ट डाहल का मानना था। क्रिटिसिज्म इसमें ये आ जाता है कि जो वेल्थी ग्रुप्स हैं वो उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, वो दे हैव द ग्रेटर इन्फ्लुएंस, ये माना जाता है। उसमें ये मानते हैं कि सभी का होगा कंपीटिंग, पर जो वेल्थी होगी उनका ज़्यादा होगा। ये एक फैक्ट के रूप में आप समझ सकते हैं, फैक्ट ही है ये। वैसे ये एज्यूम करते हैं कि इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल रिसोर्सेज विच मे नॉट एग्जिस्ट, कि जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज है उसका इक्वल एक्सेस है, ये एज्यूम करते हैं। बट ऐसा शायद नहीं होगा, मतलब ऐसा कहाँ होता है, सभी के पास पॉलिटिकल एक्सेस इक्वल थोड़ा होगा। जिसका जो ज़्यादा वेल्थी होगा, जो टिकट अफोर्ड कर पाएगा, इन्फ्लुएंस कर पाएगा लोगों को, उसके पास। नेक्स्ट, जेंडर और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पावर। जेंडर पर्सपेक्टिव जो ये आर्ग्यू करते हैं कि पावर जो है वो पावर रिलेशंस आर शेप्ड बाय द पैट्रियार्की। ये पैट्रियार्की की बात करते हैं कि पैट्रियार्की रिजल्टिंग इन द सिस्टमिक डोमिनेशन ऑफ वुमेन बाय मेन, कि जो डोमिनेशन है वो मेन द्वारा वुमेन पे डोमिनेट किया जाता है, ये इनका मानना है। इसमें जो मेन थिंकर्स हैं वो फेमिनिस्ट थिंकर आप इसमें लिख सकते हैं कोई भी, साइमन दी वेवियोर, केट मिलेट लिख सकते हैं, कैरोल पेटमैन और बेल हुक्स, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और भी आपको कोई याद आ रहा है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, फेमिनिस्ट थिंकर। इनका मेन आर्ग्यूमेंट जो है वो कहते हैं कि पावर ऑपरेट की जाती है पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर में, कि दोनों ही स्फेयर में पावर ऑपरेट की जाती है, होती है। ये कहते हैं कि पैट्रियार्की इन्फ्लुएंस करती है फैमिली, वर्क प्लेस, रिलीजन और पॉलिटिक्स को। इनका मानना था कि जो पैट्रियार्की वो सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं है, वो वर्क स्पेस में भी इन्फ्लुएंस करती है, वो रिलीजन में भी इन्फ्लुएंस करती है, और वो पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस करती है। इनका मानना था कि वुमेन हैव हिस्टोरिकली बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल पावर। हिस्टोरिकली की बात करते हैं, हम करंट की बात कर लेते हैं। इवन वुमेन जो अभी भी हैं वो 12 to 15% हैं वो पार्लियामेंट में, नॉट इवन 30%। सो आप देख ही सकते हैं कि एक्सक्लूड तो अभी भी उनको किया जा रहा है। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सपेंडेड द पावर ऑफ इट एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स बियॉन्ड द स्टेट के बियॉन्ड इन्होंने जो पॉलिटिक्स का उसका मीनिंग को बियॉन्ड लेके गए। ये एम्फोसाइज किया जेंडर इक्वालिटी को एंड वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को, ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है। ये वुमेन के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात भी करते हैं। वुमेन मेकअप 50% ऑफ द पॉपुलेशन, बट मीन who is making the law, that is not women, but they are making the law for the women, but they are not women included in the law making, so that is a different thing। तो वहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं पहुँच पाएगी जो कानून बनाते समय उनको ज़रूरी चाहिए, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो सम आर्ग्यू दैट अर्ली फेमिनिज्म फोकस्ड मेनली ऑन वेस्टर्न वुमेन्स एक्सपीरियंसेस। दिस इज ए वेरी फेमस क्रिटिक दैट जो फेमिनिस्ट अर्ली थे उन्होंने वेस्टर्न वुमेन के एक्सपीरियंसेस को ही फोकस में रखा। उन्होंने अदर जो कंट्रीज थी, जो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री और द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, उनकी वुमेन को नहीं रखा फोकस में। तो ये इनका मानना है क्रिटिक्स का। नेक्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ पावर और द कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर की बात करें तो ये मानते हैं कि पावर एज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू द आइडिया, आइडेंटिटी, नॉर्म्स एंड शेयर्ड मीनिंग्स रादर देन बेस्ड ऑन फोर्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, की आइडिया, आइडेंटिटी, नॉर्म्स और शेयर्ड मीनिंग्स के ऊपर बेस है रादर देन फोर्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर। ये इनका कंस्ट्रक्टिव व्यू वालों का मानना है। इसमें दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो होते हैं, अलेक्जेंडर वेंट और निकोलस ओनुफ, जो है इसमें आ जाते हैं। आई मे नॉट प्रोनाउंसिंग इट इन ए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, यू मे सी द प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द गूगल। मेन इसमें जो आर्गुमेंट है वो कहते हैं कि आइडियाज़ एंड नॉर्म्स शेप पॉलिटिकल बिहेवियर को आइडियाज़ और नॉर्म्स शेप करते हैं। आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस हाउ स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज पावर,
ये इसमें कहते हैं कि जो आइडेंटिटीज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं कि स्टेट और इंडिविजुअल एक्सरसाइज पावर कैसे करते हैं। सोशल रियलिटी इज क्रिएटेड थ्रू इंटरेक्शन, ये कहते हैं कि जो सोशल रियलिटी है वो कैसे क्रिएट की जाती है, इंटरेक्शन के जरिए क्रिएट की जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स इन्फ्लुएंस स्टेट टू चेंज पॉलिसीज इवन विदाउट मिलिट्री कोर्जन, कि जो स्टेट है ह्यूमन राइट नॉर्म्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट को कि वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करें मिलिट्री कोर्जन के बिना, ये इसमें आप लिख सकते हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें तो गिव लेस अटेंशन टू मटेरियल फैक्टर्स सच एज वेल्थ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये इसकी बात करते हैं कि वेल्थ और मिलिट्री स्ट्रेंथ को के लेस टेंशन देके भी हम कर सकते हैं। मेन ये कहते हैं कि ये मटेरियल फोर्सेस जो वेल्थ और मिलिट्री स्ट्रेंथ हमको कम अटेंशन देते हैं, तो ये क्रिटिक्स का मानना था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द पोस्ट मॉडर्न परस्पेक्टिव। पोस्ट मॉडर्न इंपॉर्टेंट थिंग लेट अस डिस्कस। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जो रिजेक्ट करते हैं आइडिया पावर का कि पावर इज कंसंट्रेटेड ओनली इन द स्टेट और द रूलिंग क्लास, ये आर्ग्यू करते हैं कि पावर इज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सोसाइटी एंड ऑपरेट्स थ्रू नॉलेज लैंग्वेज एंड इंस्टीट्यूशन, कि नॉलेज के जरिए लैंग्वेज के जरिए और इंस्टीट्यूशन के जरिए पावर जो है वो एक्सरसाइज की जाती है। इसमें जो मेन थिंकर हैं वो माइकल फूको और जैकल डेरिडा जो इसमें आ जाते हैं। फूको के व्यू को हम समझते हैं। फूको कहते हैं कि पावर एग्जिस्ट एवरीवेयर, पावर हर जगह एग्जिस्ट करती है। ये कहते हैं कि पावर एंड नॉलेज आर इनसेपरेबल, कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, पावर और नॉलेज को, शक्ति और ज्ञान को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इवन ये पावर को ही नॉलेज कह देते हैं। इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स हॉस्पिटल्स प्रिजन्स मीडिया डिसिप्लिन इंडिविजुअल, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इंडिविजुअल को डिसिप्लिन करते हैं, ये फूको का मानना है। पावर इज प्रोडक्टिव एज वेल एज रिप्रेसिव, पावर प्रोडक्टिव भी है और रिप्रेसिव भी है, ये इनका मानना है। डेरिडा की बात करें, ये कहते हैं लैंग्वेज करती है शेप, पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं ये भी, ये कहते हैं लैंग्वेज शेप पॉलिटिकल मीनिंग, कि लैंग्वेज ही मीनिंग को चेंज कर देती है, ये इनका मानना है। एग्जिस्टिंग कंसेप्ट सच एज क्रिटिकली एग्जामिन्ड थ्रू डीकंस्ट्रक्शन, ये जो बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है इनको जो क्रिटिकली एग्जामिन होने चाहिए, ये इनका मानना है। कैसे? डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये इनका मानना था, डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू ये होने चाहिए। सो एग्जाम में कभी आ जाए डीकंस्ट्रक्शन किसके रिलेटेड है तो डेरिडा के रिलेटेड वो मानी जाती है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट टू मेजर एम्पिरिकली, कि ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको मेजर करना पावर को, जैसे आप बता रहे हैं कि पावर सब जगह है, कि लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है पॉलिटिकल मीनिंग, तो ये इसको एक तरह से मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये मानते हैं। मे वीकन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑपरेसिव एंड द लेजिटिमेट अथॉरिटी, कि जो ऑपरेशन और लेजिटिमेट अथॉरिटी है उसके बीच में जो डिस्टिंक्शन है उसको ये वीक कर देते हैं। सो नाउ एक रिवाइज कर लेते हैं इन सबको। सो द क्लास पर्सपेक्टिव जो है वो इकोनॉमिक बेस पे होते हैं। कार्ल मार्क्स इसके मेन थिंकर हैं, ये कहते हैं कि रूलिंग जो क्लास है वो कंट्रोल करती है पावर थ्रू द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन, ये इनका मानना है। एलिट क्लास की बात करें, ये पॉलिटिकल एंड सोशल एलिट्स की जो बात करते हैं, इसमें जो पेरेतो और मॉस्को आ जाते हैं, ये कहते हैं मिनोरिटी ऑलवेज रूल, कि एक मिनोरिटी कुछ एलिट्स होते हैं वही रूल करते हैं। उसके बाद प्लूरलिस्ट और ग्रुप पर्सपेक्टिव, ये कहते हैं कि कंपीटिंग एलीट ग्रुप होते हैं, इसमें रॉबर्ट डाहल आ जाते हैं, ये कहते हैं कि पावर इज डिस्पर्स्ड अमंग मैनी ग्रुप्स, कि बहुत से ग्रुप्स के पास पावर डिस्पर्स की गई है। जेंडर पर्सपेक्टिव की बात करें, ये पैट्रियार्की सोशल रिलेशंस की बात करते हैं कि पैट्रियार्किकल है जो वहाँ से पावर होती है। इसमें साइमन डी रिडोर की बात करते हैं कि जेंडर स्ट्रक्चर, जेंडर है वो स्ट्रक्चर करता है पावर और इनइक्वालिटीज को, ये इनका मेन आइडिया माना जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो पर्सपेक्टिव है ये आइडिया नॉर्म्स और आइडेंटिटी की बात करते हैं। इसमें अलेक्जेंडर वेंट जो इसमें मेन थिंकर आ जाते हैं, ये कहते हैं कि पावर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है पावर, ये इसका मानना था कंस्ट्रक्टेड व्यू का, आइडियाज नॉर्म्स और आइडेंटिटी के बेस पे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव, ये कहते हैं कि नॉलेज और डिस्कोर्सेस के बेस पे आइडिया जो है मेन जो सोर्स ऑफ पावर यही है। माइकल फूको जैकल डेरिडा इसमें दो आ जाते हैं थिंकर, ये कहते हैं पावर इज डिफ्यूज्ड एंड एम्बेडेड इन द इंस्टीट्यूशन एंड द डिस्कोर्सेस, ये इनका मानना था कि पावर डिफ्यूज्ड है सोसाइटी में, ना कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास पावर है।
सो कंक्लूड में आप लिख सकते हैं इनको कंक्लूड करने में कि द स्टडी ऑफ पावर हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम व्यूइंग इट एज कंट्रोल बाय रूलर्स और द इकोनॉमिक क्लासेस टू अंडरस्टैंड it as a complex network of institution, ideas, identity, gender relation, and discourses. Together, these perspectives provide a comprehensive understanding of how power is acquired, exercised, challenged, transformed in modern political life. So इस तरह से आप इस आंसर को अपने कर सकते हैं. So by this we come to an end. I know lecture थोड़ा लंबा हो गया पर it is important topic to understand और मेरे को पता है ये ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता टॉपिक. So if you have reached till here, if you like the video, please hit the like button and share it with your fellow beings and subscribe to my channel. इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं और वीडियोस लेके आता रहूँगा. और till then, see you in the next video. You can find the notes in the description. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. So any doubt, you can give your feedback in the comment section. So see you in the next video. Thank you.